के बाद वो मरी के करीबी छोटे छोटे इलाकों से गुजर रहे थे। आरिफिन ने 76 पार्क का बोर्ड पढ़ा तो उसने उसामा से पूछा, मरी का कितना फासला रह गया है? यूं समझ लो कि हम मरी पहुंच गए हैं, यहाँ से थोड़ा सा ही फासला है, उसामा ने जवाब दिया। साहिल जो ड्राइविंग कर रहा था, इसका ध्यान सामने की तरफ ही था। इसने उसामा की तरफ देखा। मालूमात के मुताबिक यूनिवर्सिटी की बस में जो हुआ था पेट्रॉक्स के इलाके में थोड़े से फासले पर है। हम पेट्रॉक्स में ही ठहरेंगे, उसामा ने जवाब दिया। थोड़ी ही देर के बाद पेट्रॉक्स का बोर्ड दिखाई देने लगा। पेट्रॉक्स का इलाका शुरू होते ही उसामा सड़क के दोनों अतराफ देखने लगा। तुम क्या ढूंढ रहे हो? अमारा ने पूछा। देख रहा हूं कि कोई होटल या फ्लैट नजर आ जाए। होटल्स के लिए ये जगह ठीक नहीं है, साहिल ने कहा। बात अच्छे या बुरे की नहीं है, हमें इस जगह काम है, यहीं ठहर जाएं तो काफी आसानी हो जाएगी। उसामा, इधर फ्लैट्स हैं, अमारा ने अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। उसामा ने भी इस तरफ नजर दौड़ाई। हम फ्लैट्स तो ठीक लग रहे हैं, पता करते हैं। साहिल ने मुनासिब सी जगह पर गाड़ी पार्क की। तुम लोग गाड़ी में ही रहो, मैं पता करके आता हूँ, उसामा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद उसामा गाड़ी की तरफ आया। सामान निकाल लो, एक फ्लैट मिल गया है। इन सब ने गाड़ी से अपना सामान निकाला और फ्लैट की तरफ बढ़े। उसामा के हाथ में फ्लैट की चाबी थी। इसने फ्लैट का दरवाजा खोला और सब अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने कमरे के एक तरफ सामान रखा और थकावट से कालीन पर ही ढेर हो गए। उसामा पूरे फ्लैट का जायजा लेकर आया। ये छोटा सा फ्लैट 2 कमरों, एक बाथ और एक किचन पर मुश्तमिल है। एक कमरे में हम तीनों ठहर जाएंगे और एक कमरा अमारा को दे देंगे। ये कहकर उसामा भी उनके साथ कालीन पर बैठ गया। आरिफिन और साहिल ने सोफे की गद्दियां उठाईं और अपने सर के नीचे रख के कालीन पर लेट गए। थकावट के बाइस कब उन सबकी ऊँख लग गई, इन्हें पता भी ना चला। सारा सामान भी कमरे में बेतरतीब गिरा पड़ा था। सब गहरी नींद सोए हुए थे। बेल की आवाज से अमारा की ऊँख खली तो उसने बेखाबी की हालत में इधर इधर देखा। कॉर्नर टेबल पर रेड कलर का PTCL सीट पड़ा था जिसकी बेल बज रही थी। वो ढीली ढीली चाल से चलती हुई फोन तक पहुंची। उसने फोन रिसीव किया। रिसेप्शन से मैनेजर बात कर रहा था। मैडम, आपने कुछ खाने का ऑर्डर देना हो या चाय मंगवानी हो तो बता दें। अमारा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। शाम के 5 बज रहे थे। आप ऐसा करें कि मेन्यू भेज दें, मैगी। 5 बज रहे हैं। अमारा की जोरदार आवाज पर उसामा उठ के बैठ गया। इतना वक्त हो गया है, अब तुम उन दोनों को भी उठाओ, मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है। तुम सब उठ के फ्रेश हो जाओ। ये कहकर अमारा उठ गई। उसामा ने साहिल और आरिफिन को भी उठाया और वो तीनों हाथ मुंह धो के फ्रेश हो गए। थोड़ी देर के बाद सब करसीम पर बैठ गए और खाना खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद अमारा ने उसामा की तरफ देखा। हम पेट्रोकस के इलाके में ठहरे हैं, काफी दूर है। मरी तो इससे नहीं, मरी का फासला ज्यादा दूर नहीं, उसामा ने कहा। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन चारों ने पेट्रोकस के इलाके में पहाड़ से छलांग लगाई थी। इन पर खतर पहाड़ों में। हम उनका सुराग कैसे लगाएंगे? हमें कैसे मालूम होगा कि काला जादू करने के लिए इन्होंने किस जगह का इंतखाब किया होगा? उसामा ने पर एतमाद लहजे में कहा। मैं सब जानता हूँ। आखिर अमारा सवाल किए बगैर ना रह सकी। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अमारा के सवाल पर उसामा तप गया। वो झटके से उठा तो चाय का कप पलट गया। गर्म चाय इसके हाथ पर गिर गई। अमारा जल्दी से टिश्यू लेकर उसका हाथ साफ करने लगी तो उसने हाथ पीछे कर लिया। इसने अमारा को शानों से पकड़ा और अपनी दहकती ऊँखें इसके चेहरे पर गाड़ दी। मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो सब कितनी बार रोए थे और जब जिंदगी उनसे दामन छुड़ा रही थी तो वो कितना तड़पे थे। उनकी आखिरी चीखें तक मेरी समात में गूंज रही हैं। उसामा की आंखों का कलर में बदल चुका था। इसकी आंखें नीली हो गई थीं। अमारा फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। इसने पलकें झपकाए बगैर पूछा, तुम हो कौन? उसामा खामोशी से अमारा की तरफ देखता रहा, फिर इसने इसके शानों से हाथ हटा लिए और दूसरे कमरे में चला गया। अमारा की आंखों में आंसू थे। उसामा को अंदाजा ही ना हुआ था कि इसने कितनी सख्ती से अमारा को शानों से पकड़ा था। साहिल और आरिफिन अमारा के करीब बैठ गए। तुम जानती हो कि उसामा ने मिशन पर आने से पहले ही ये बात हम सबसे कही थी कि इससे कोई सवाल ना किया जाए, साहिल ने अमारा से कहा तो आरिफिन ने मुंह बसूरते हुए साहिल की तरफ देखा। छोड़ो यार, तुम इसकी हिमायत मत करो, लड़कियों से बात करने का कोई तरीका होता है। इसे अमारा से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज तुम लोग आपस में बहस मत करो। ये कहकर अमारा अपनी जगह से उठी और बाहर बालकोनी में जाके खड़ी हो गई। उसामा ने खिड़की से बाहर झांका। अमारा बालकोनी में खड़ी थी। वो कमरे से बाहर बालकोनी में चला गया। अमारा गर्ल के पास खड़ी थी जिसके साथ साथ खूबसूरत सी बाड़ लगी थी। उसामा उसके करीब खड़ा हो गया। उसामा को करीब देखकर अमारा वहां से जाने लगी तो उसामा इसके सामने खड़ा हो गया। सूरी, आगे से हट जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अमारा गुस्सा से बोली। मगर मुझे तो बात करनी है।
मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। अमारा झटके से पांव रखते हुए वहां से चली गई। उसामा बालकोनी में खड़ा रहा। फ्लैट के बाहर छोटा सा लॉन था। उसने देखा कि अमारा लॉन में टहल रही है। उसामा भी इसके पीछे पीछे लॉन की तरफ चल पड़ा। अमारा ने उसे आते हुए देखा तो मुंह बनाकर बेंच पर बैठ गई। उसामा भी अमारा की तरह संजीदा हो गया। तुमने मुआफ नहीं करना तो ना करो, मगर मैंने कभी भी औरत को मर्द से कमतर नहीं समझा। इंसान अपनी खुसूसियत की वजह से पहचाना जाता है, चाहे मर्द हो या औरत। उसी दौरान में साहिल भी उनके पास आ गया। अमारा अपनी जगह से उठकर जाने लगी तो उसामा ने उसे एक बार फिर पुकारा, प्लीज अमारा। सूरी ना, मैं कह रहा हूँ। इस बार साहिल ने अमारा का रास्ता रोक दिया। अमारा, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, एक खास मिशन पूरा करने आए हैं। ऐसा मिशन जिसमें हमने जिंदगी का जुआ खलीना है। हम में से कौन लुक्मा अजल हो जाए ये हम नहीं जानते। अमारा ने उसामा की तरफ देखा जो बेंच पर बैठा हुआ था। ठीक है, एक शर्त पर मुआफ करूंगी कि तुम इस तरह किसी के सवाल पूछने पर भड़कोगे नहीं। थोड़ी देर के बाद अमारा वहां से चली गई। साहिल उसामा के करीब आया, क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल है कि हमें निकलना चाहिए, पहले ही हमारा बहुत सा वक्त बर्बाद हो गया है, उसामा ने कहा। और फिर वो दोनों अंदर फ्लैट में चले गए। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो आरिफीन और अमारा अपने अपने बैग में कुछ चीजें रख रहे थे। उसामा ने उन दोनों की तरफ देखा, अच्छी बात है, तैयारी कर लो, हम बस 10-15 मिनट के बाद निकलते हैं। सबने उसामा की हिदायत पर अमल करते हुए पैकिंग की। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो सब वहां से निकल गए। चंद किलोमीटर के बाद ही पहाड़ दिखाई देने लगे, जिसके साथ ही गहरी खतरनाक खाइयां थीं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसामा ने साहिल से गाड़ी रोकने को कहा। साहिल ने सड़क से उतरते हुए एक घने दरख्त के करीब कच्ची जगह पर गाड़ी पार्क की। वो सब गाड़ी से बाहर निकल आए। उसामा दरख्त के करीब खड़ा हो गया। यही वो जगह है जहां उन 4 लड़के लड़कियों ने कॉलेज की बस से छलांग लगाई थी। ये तो बहुत गहरी और खतरनाक खाइयां हैं। इन सब ने किस तरह छलांग लगा दी? इस तरह छलांग लगाने के बाद किसी के जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चारों जिंदा रहे और इन्होंने एक खंडर-नुमा रेस्ट हाउस में पनाह लिया और नापाक सफली अमल भी किया, मगर कैसे? यहाँ नीचे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, साहिल ने हैरत में डूबे हुए लहजे में पूछा। उसामा ने उंगली से नीचे खाई की तरफ इशारा किया, तुम वो पहाड़ नहीं देख रहे और साथ ये लंबे लंबे चीड़ के दरख्त? बेशक इन्होंने छलांग मार के जिंदगी और मौत का जुआ खेला था, मगर तकदीर ने उनका साथ दिया और वो लुक्मा अजल नहीं हुए। वो किसी पहाड़ पर अटक गए होंगे या किसी दरख्त से लटक गए होंगे, लेकिन ये बात तय है कि वो चारों पहाड़ों की गारों के जरिए इस रेस्ट हाउस तक पहुंचे। आरिफिन ने खौफ से कंधे अचकाए। हमें भी किया इन गारों के जरिए रेस्ट हाउस तक पहुंचना होगा। हम इन गारों के जरिए ही इस पुरस्कार रेस्ट हाउस तक पहुंचेंगे, लेकिन हम उन चारों की तरह छलांग नहीं मारेंगे। थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से नीचे जाने का पैदल रास्ता है। चलो फिर गाड़ी में बैठते हैं, आगे जाकर रुकते हैं, साहिल ने कहा। और फिर वो चारों गाड़ी में बैठ गए। थोड़ा आगे जाके साहिल ने गाड़ी रोकी और चारों अपना अपना बैग पहन के नीचे उतर गए। उसामा पहाड़ के टूटे हुए नोकीले हिस्सों की तरफ बढ़ा तो उसने बुलंद आवाज में कहा, हम यहाँ एक सुरंग है। अमारा और आरिफीन उसामा के साथ साहिल की तरफ बढ़े। उसामा ने इस बात में सर हिलाया, हाँ यही वो गार है। उसामा सबसे पहले गार में दाखिल हुआ, फिर तीनों पीछे पीछे दाखिल हो गए। गार खली और कुशादा थी, जिसकी वजह से वो सारे आसानी आगे बढ़ते जा रहे थे। वो जो बढ़ते जा रहे थे, गार में तारीकी बढ़ती जा रही थी। वो टार्चों की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। गार की तारीकी के साथ उनका खौफ भी बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर वहम होता कि कोई खतरनाक जानवर उनके सामने आ जाएगा। तकरीबन आधा घंटा वो इस सुरंग नुमा गार में चलते रहे। छोटे छोटे जहरीले जानवर रास्ते में दिखाई देते रहे, मगर किसी खतरनाक जानवर का सामना नहीं हुआ। गार में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। लगता है कि ये गार बाहर खल रही है। देखो, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैल रही है। वो सुरंग नुमा गार एक बड़े से खले हिस्से में जाके खत्म हो गई। साहिल सबसे आगे था, इसका ध्यान उसामा की तरफ था। उसामा, मगरिब का वक्त हो गया है। वो रेस्ट हाउस और कितनी दूर है? थोड़ी देर के बाद तो अंधेरा हो जाएगा, अमारा ने उसामा से कहा। समझो कि हम पहुंच गए, उसी पहाड़ के पीछे वो रेस्ट हाउस है। वहां पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। ये कहकर उसामा इस पहाड़ के साथ साथ मोड़ काटते रास्ते की तरफ चल पड़ा। वो तीनों इसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ा सा चलने के बाद ही इन्हें वो खंडर नुमा रेस्ट हाउस दिखाई देने लगा। इस जगह के करीब पहुंचे तो सब साकत हो गए। वाओ, अमेजिंग, ये जगह तो किसी अजूबे से कम नहीं। अमारा ने मबहूत नजरों से इस जगह को देखा। आरिफिन रेस्ट हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने दरवाजे को धक्का दिया, मगर दरवाजा नहीं खिला, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर दरवाजे के आगे पड़ा हो, जबकि दरवाजे के आगे कोई चीज नहीं थी। उसामा और अमारा भी उन दोनों के करीब खड़े थे। उसामा ने इन्हें दरवाजे से पीछे हटने का इशारा किया। वो दोनों पीछे हट गए।
उसामा ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा, इसके सिर्फ छूने से ही दरवाजा चिकटाक खुल गया। वो सब अंदर दाखिल हो गए, दरवाजा चिकटाक से खुद ब खुद बंद हो गया। अमारा ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा और फिर चल पड़ी। अमारा साहिल के साथ आगे बढ़ी। कमरों में बहुत अंधेरा था। वो टार्चों की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे। इन्होंने रेस्ट हाउस के सारे कमरे देखे। कमरों में पड़ा फर्नीचर गल सड़ गया था। सैकड़ों सालों से जैसे कोई इस रेस्ट हाउस में नहीं आया। ये रेस्ट हाउस 3 कमरों, एक किचन और एक बाथ पर मुश्तमिल है, अमारा ने साहिल से कहा। वो चारों इस रेस्ट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए। साहिल और अमारा एक कमरे में दाखिल हुए जो काल्बा बेडरूम था, जिसके फर्श पर मिट्टी की इतनी मोटी तह थी कि अंदाजा नहीं हो रहा था कि इस मिट्टी की तह के नीचे किस तरह का फर्श होगा। हर कमरे में दाखिल होते हुए पूरे जिस्म से खौफ की सनसनी सी दौड़ जाती थी कि जिन हमजाद को वो ढूंढने आए ही ना जाने वो कब और किस रूप में उनके सामने आ जाएं। वो सब हाल नुमा कमरे में आ गए। अमारा आतिशदान के करीब खड़ी हो गई। यहाँ से थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं। अमारा और साहिल दोनों मिलकर वहाँ से फर्श साफ करने लगे और उसामा और आरिफीन आतिशदान में लकड़ियाँ जोड़कर आग जलाने की कोशिश करने लगे। कुछ टूटी हुई केरोसिन के टुकड़े गिरे हुए थे। आरिफीन ने वो टुकड़े भी आतिशदान में जोड़ दिए। उसामा ने लाइटर से आग लगा दी। आतिशदान में आग भड़क उठी, जिससे उनको न सिर्फ हरारत मिली बल्कि कमरे में सुर्खी माइल रोशनी भी फैल गई। थोड़ा सा हिस्सा साफ करने के बाद वो चारों सर्दी से ठिठुरते हुए आतिशदान के करीब बैठ गए। अमारा ने अपनी कमर से बैग उतारा और इसमें से पानी की बोतल निकाली। आरिफीन ने अमारा की तरफ देखा। हमें सर्दी लग रही है और तुम्हें प्यास लगी हुई, हलक खुश्क हो रहा है। अमारा ने पानी का एक घूंट लिया और फिर बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। साहिल अमारा के करीब होके बैठ गया। रात बहुत हो गई थी, पूरा रेस्ट हाउस गंभीर तारीकी में डूबा हुआ था। अमारा ने अपने बैग से एक प्लास्टिक का डब्बा निकाला। इसने डब्बा खोला तो इसमें 6 शौरमे रोल थे। इसने वो रोल अपने तीनों साथियों को दिए। मैंने ये होटल से ले लिए थे, मेरा ख्याल था ये खाने की कमी पूरी कर देगा। उसामा ने इसका लुक़मा लिया। वेरी टेस्टी, ये अच्छा किया तुमने। चारों मज़े ले लेकर शुवारमा खाने लगे। दायरे में बैठने के बाद इन्हें अजीब सा इत्मीनान था। उसामा ने मुस्कुराते हुए अमारा की तरफ देखा। वैसे तुम्हारे साथ होने से ये फ़ायदा तो है कि कुछ ढंग का खाने को मिल जाता है। एक बात तो बताओ, किया? अमारा ने लापरवाही से कहा। तुम अब तो मुझसे नाराज़ नहीं? अमारा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसने शुवारमा खाते हुए तिरछी नज़रों से उसामा की तरफ देखा। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना और फिर दोबारा ऐसी वैसी बात कहनी है। उसामा ने अपना शुवारमा थामे हुए हाथ की तरफ देखा। मेरा दूसरा हाथ नहीं है, वरना मैं कान जरूर पकड़ता। अमारा की हंसी छूट गई। इसने अपनायत से उसामा की तरफ देखा। थोड़े पेचीदा हो मगर इंसान अच्छे हो। उसामा ने अपनी आंखें बंद करके खोली। शुक्रिया। खाने से फारिग होके वो चारों कुछ ना कुछ पढ़ने लगे, कोई सूरा यासीन तो कोई चारों कुल। इन्हीं मुसीबत की इस घड़ी में अपने रब का सहारा ही था। अमारा, साहिल और आरिफीन की आंख लग गई। उसामा ने एक नज़र उन तीनों पर डाली जो गहरी नींद सो गए थे। उसने एक गहरी सांस भरी और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। इसकी पूरी कोशिश थी कि वो जागता रहे। वो थोड़ी देर ही इस कोशिश में कामयाब रहा। बिलाखिर इसका थका हुआ जिस्म हार गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर सो गया। तुलू आफ्ताब की मनचली शमी जब उनके साथ अटकेलियां करने लगी तो अमारा की आंख खल गई। बाकी तीनों गहरी नींद सो रहे थे। इसने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई। इसकी आंखें अजीब नज़ारा देख रही थीं। सब कुछ बदल चुका था। रात वाओ रात किसी ने इस कमरे को चमका दिया था। इसे यूं लग रहा था कि वो माजी में पहुंच गई है, जब ये रेस्ट हाउस नया नया तामीर हुआ हो। इसने साहिल को झंझोड़ा, साहिल उठो। उसकी आवाज़ से साहिल के साथ आरिफीन और उसामा भी उठ गए। इससे पहले कि अमारा इन्हें कुछ बताती उनकी हालत भी अमारा जैसी हो गई। वो भी मबहूत नज़रों से कमरे की चीज़ें तकते ही रह गए। रेस्ट हाउस का बाकी हिस्सा देखते हैं, साहिल ने कहा। वो चारों रेस्ट हाउस के मुख्तलिफ कमरों में बिखर गए। हर कमरे का नक्शा बदला हुआ था। फर्शों से लेकर डेकोरेशन पीस तक हर चीज़ चमक रही थी। सहन का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत था। पथरीली ज़मीन वाली खाली क्यारियों में खूबसूरत पौधे लगे हुए थे, जिनके इर्द गिर्द बहुत नफासत से बाड़ लगाई गई थी। इन क्यारियों में गुलाब के पौधे ज्यादा थे, जिन पर सुर्ख गुलाबी और सफ़ेद गुलाब के फूल खिले हुए थे। वो चारों सहन में खड़े थे। इस खूबसूरती से मसरूर होने के बजाय वो खौफजदा थे। साहिल उल्टे कदमों से पीछे हटने लगा। कोई एक रात में ये सब कैसे कर सकता है? मुझे तो यूं लग रहा है जैसे सैकड़ों साल पहले फौत होने वाले लोग भी हमें यहीं चलते फिरते दिखाई देंगे। अमारा कमरे में दाखिल होने के बाद किचन में दाखिल हुई। अमारा खौफनाक अंदाज में चीखी तो वो तीनों किचन की तरफ भागे। वो किचन में पहुंचे तो अमारा ने सामने दीवार की तरफ इशारा किया। ताज़े चपचपाते खून से दीवार पर लिखा था, तिलिस्माती और सनसनाती दुनिया में खुशामदीद। दीवार के करीब ही मेज़ पर गरम गरम नाश्ता सजा हुआ था।
वो सब जैसे शल हो गए। सहमी सहमी नजरों से उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सब किया है उसामा? अमारा ने पूछा। उसामा ने बुलंद आवाज में कहा, ये हमजाद की मौजूदगी का ऐलान है, मगर हम वो सब नहीं करेंगे जो फवाद और इसके दोस्तों ने किया। हम ऐलान जंग करेंगे। ये कहकर उसामा ने अपने बैग से खंजर निकाला और अमारा की तरफ बढ़ाया। ये खंजर पकड़ो और मेरे बाजू पर कट लगाओ। अमारा ने खंजर नहीं पकड़ा। ये मुझसे नहीं होगा। उसामा साहिल की तरफ बढ़ा। तुम कट लगाओ। साहिल ने नफी के अंदाज में सर हिलाया तो उसामा भड़क के बोला, जो मैं कहता हूँ करो। साहिल ने उसके बाजू पर कट लगा दिया। उसके जख्म से खून रसने लगा। उसने एक मेज पर खून के कतरे गिराए और फिर इसने अपनी उंगली अपने खून पर रखी और दीवार पर कुंदा पुरस्कार तहरीर का जवाब लिखने लगा। उसने भी खून से, तिलिस्माती और सनसनाती दुनिया से सबकदोश होने के लिए तैयार हो जाओ लिखा। आरिफीन, उसामा और साहिल तीनों पत्थर के बुत की तरह खड़े थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वो जानते थे कि वो अपनी मौत को ललकार चुके हैं। वो चारों ऐलान जंग कर चुके थे, जिसका नतीजा भयानक तरीन हो सकता था। उसामा अमारा के करीब खड़ा हो गया। उनकी कोशिश थी कि वो एक दूसरे से दूर ना हों। अचानक पहाड़ों में ज़लज़ले की भयानक गूंज के साथ किचन की हर चीज़ लरज़ने लगी। टेबल के हिलने की वजह से मेज़ पर रखे बर्तन टक टक की आवाज़ के साथ एक दूसरे से टकराने लगे। उसामा की आंखों के सामने एक ही साथ में अमारा, साहिल और आरिफीन अपनी जगह से गायब हो गए। एक लम्हे लिए उसामा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वो हवास बाख्ता हो गया। उसने बाजू फैलाए और ऊपर की तरफ देखते हुए चलाया। इस तरह छप के वार मत करो, हमारे सामने आओ। उसामा ने अभी ये कहा ही था कि अमारा की दिलसोज चीखें इसकी समात से टकराईं। वो किचन से बाहर निकला और आवाज की सिमत पागलों की तरह दौड़ने लगा। आवाज का तयन करते करते उसामा रेस्ट हाउस के बरामदे तक पहुंच गया। दाखिली दरवाजे के दोनों हिस्से खुले हुए थे। चीखों की आवाजें रेस्ट हाउस के बाहर से आ रही थीं। वो एक लम्हे के लिए अपने जहन की नहीं सुन रहा था, बस दौड़ता जा रहा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। चीखों की बाज़गशत इस तरह गूंज रही थी कि इसके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया था कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो परेशानी से इधर इधर देख रहा था, फिर नीचे की तरफ देखा जहाँ गहरी खाइयाँ थीं। उसी दौरान इसकी नज़र पहाड़ के एक कोने से उभरते हुए दरख्त पर पड़ी। वो सरतापा कांप के रह गया। अमारा दरख्त की शाख को दोनों हाथों से थामे लटकी हुई थी। नीचे गहरी खाइयाँ थीं और उसके हाथों की गिरफ्त किसी भी वक्त ढीली हो सकती थी। अमारा, हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसामा ने अपने बैग से बेल्ट और रस्सी निकाली। उसने अपनी कमर पर बेल्ट पहनी, जिसके साथ उसने रस्सी का हक अटकाया। रस्सी का दूसरा हिस्सा उसने बड़े पत्थर पर बांध दिया और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी से उतरता हुआ अमारा की तरफ बढ़ने लगा। इसने अमारा के करीब पहुंचकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अमारा, मेरा हाथ पकड़ लो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोती हुई अमारा के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। इसके लबों पे तस्हीक आमेज मुस्कुराहट बिखर गई। उसने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए। उसामा चलाया, अमारा। अमारा का चेहरा भयानक हो गया और वो किसी चुड़ैल की तरह चनघाड़ती हुई हवा में उड़ती हुई दूसरे पहाड़ पर जा बैठी और फिर गायब हो गई। उसामा पहाड़ पर जॉगर्स लगाते हुए बमुश्किल ऊपर चढ़ा। किसी ने उसकी समात में सरगोशी की, तुम जानते हो कि हमजाद उसी तरह तंग करते हैं, फिर भी तुम उनके धोखे में आ गए। उसामा ने खौद कलामी की, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। फिर वो वक्त ज़ाया के बगैर रेस्ट हाउस में वापस चला गया। वो ऊंची ऊंची आवाज में अपने दोस्तों को पुकारने लगा, अमारा, साहिल, आरिफीन। बदले में उसे कोई जवाब ना मिला। वो धीरे धीरे कदम रखता हवा सहन में चलता रहा और साथ साथ दुआ पढ़ता रहा।